एक सिख समुदाय में पैदा हुए शहीद आलम भगत सिंह सामाजिक समता के परोपकार भी थे। उनकी गणना न केवल भारत के बल्कि विश्व स्तर के क्रांतिकारियों में की जाती है। जियोदानो बुर्नो, जॉन ऑफ आर्क व सुकरात जैसे विश्व स्तर के शहादत में उनका नाम शुमार है। महज 23 साल की उम्र में हंसते हंसते सूली पे चढ़ जाना कुर्बानी की सर्वोत्तम अवस्था है। 23.5 वर्ष की उम्र में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पे चढ़ा दिया। उनके साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। ये सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासावश में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृश्यता तो उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें उस समय के हालातों को जानना होगा। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। यह वो दौर था जब शूद्र, अतिशूद्र या यूँ कहें तो अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। चूँकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह दंश झेलना नहीं पड़ा। शिक्षित होकर अंबेडकर जब नौकरी के लिए बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल धर्मशाला का कमरा तक नहीं मिला। जब वह सिंडम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें काउंसिलिंग में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। अस्थिरता के कारण अंबेडकर को केस नहीं मिल पा रहा था। एक गैर ब्राह्मण जो पैसे से काफ़ी अमीर थे, अपना केस हार जाने के बाद अंबेडकर के पास आए और उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी। लेकिन वकालत अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टली वाइज अकाउंटिंग्स में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। यह वो दौर था जहाँ किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म नष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार ना हो, वहाँ भगत सिंह का केस अंबेडकर द्वारा ना लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि अंबेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील असीम अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में असीम अली को हटाकर अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई कर ही नहीं सकता था। भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील असीम अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेज की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। यह वही शर्मा है जो आरएस के संस्थापक नौलखकर के बहुत अच्छे मित्र थे। याद रहे कि अंबेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामों को नष्ट करने के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों के नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अंबेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर अंबेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पा रहे थे। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी
करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नज़र नहीं आता है। यदि केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील असीम अली के केस वापस लेकर अंबेडकर को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नज़र नहीं आता। एक पहलू ये भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील दृष्टियाज कुशेरी ने भगत सिंह को केस को दोबारा खुलवाया। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। 2014 में अब्दुल ने FIR की कॉपी मांगी तो पता चला कि FIR के कॉपी में भगत सिंह का नाम ही नहीं है। उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दे दी गई है। ऐसे में कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोषी बताता है तो वह निहायत अज्ञान है। सर्वप्रथम उसे अंबेडकर के बारे में सही से पढ़ना चाहिए, तब उनके विषय में कुछ कहना चाहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर